विश्वास एक पक्षी के रूप में होता है जो तब भी प्रकाश महसूस करता है जब प्रभात अंधेरी होती है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रस्तुत की गई ये पंक्तियाँ उस व्यक्तित्व को बतलाने में पूर्णतः सक्षम हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतांशु आर्ट ग्रुप के इस साक्षात्कार प्रस्तुति में, जहां हम भारत देश में उत्पन्न हुए अनेक चित्रकारों के जीवन शैली व उनकी कला शैली के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भारतीय कला परंपरा को उजागर करने व आधुनिक कला को बढ़ावा देने में निरंतर अपना योगदान प्रस्तुत किया है। उसी में आज की शख्सियत का नाम है श्री अशोक कुमार गुप्ता जी। बिहार के एक छोटे से जिले से उठकर शांति निकेतन तक के सफ़र और उसके बाद राष्ट्रपति से शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने तक का सफ़र आज के साक्षात्कार में हम आप सबके सामने पेश करेंगे। कलाकार श्री अशोक कुमार गुप्ता जी का जीवन अनेक कठिनाइयों व संघर्षों से पूर्ण है, जिसमें कई बार समय ने उनकी परीक्षा ली, फिर भी वे अपनी कला और आत्मशक्ति को एक साथ करके कला के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहे और अपनी कला के माध्यम से उन्होंने न जाने कितने ही विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा व कला के नए रंग प्रस्तुत किए हैं। चाहे बिहार के अपने घर में कागज़ों के ऊपर ड्राइंग्स हों या शांति निकेतन में देश के महान कलाकार राम किंकर बैज से प्रशिक्षण प्राप्त करके बनाई गई अनेकों सुंदर सुंदर कलाकृतियों का दर्शन हो, श्री अशोक कुमार गुप्ता जी का आत्मविश्वास व उनकी कला साधना निरंतर आगे बढ़ती रही है। एक कलाकार होने के साथ साथ एक शिक्षक होने की भी जो भूमिका श्री अशोक कुमार गुप्ता जी ने प्रस्तुत की है वह अत्यंत सराहनीय है और कला के क्षेत्र में बहुत ही संतुलित ढंग से पेश की है। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए अनेक कला पुस्तकें व कला मित्रों के लिए वार्षिक पत्रिकाएं भी प्रस्तुत की हैं। चाहे चित्र हो या अपना व्यक्तित्व, दोनों में ही जो सादगी और साधारण व्यवहार है वह बहुत ही प्रभावशाली है। इनके व्यक्तित्व से न जाने कितने विद्यार्थी आज कला के क्षेत्र में प्रेरणा लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। बिहार के जिले से लेकर शांति निकेतन में कला साधना का सफ़र व उसके पश्चात शिक्षक की भूमिका और राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने तक का सफ़र, आइए हम इस साक्षात्कार के माध्यम से श्री अशोक कुमार गुप्ता जी के उनके जीवन व कला शैली के बारे में जानते हैं। जब हम कला को देखते हैं तो कला वैदिक युग से वर्तमान तक आती है और कला की परिभाषाएं जो कला के उपासक रहे उन्होंने अलग अलग दी। तो ये मुझे समझ में आता है कि जैसे एक वेद वाक्य है कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, कि एक ही सत्य है और विद्वान लोग उसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। संभवतः यह उक्ति यथा स्थिति में ये कला पर भी लागू होती है। तो ऐसा विचार कि कला का महत्व क्या है, इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला जो मेरा आपसे प्रश्न है कि सामान्य रूप से हम ये देखते आए हैं कि कलाकार का जीवन बड़ा संघर्षमय रहता है, निसंदेह। और कहीं न कहीं जब वो कला की प्रेरणा उसे मिलती है, जिसमें सामान्य रूप से ये देखने आए कि कला की प्रेरणा उसे शायद मिलती है नहीं मिलती है, इस पे तो विवाद हो सकता है, लेकिन उसके कला बोध उसको प्रकृति ने उसको जन्मजात दे रखा होता है। ये भी सही है कि वो बचपन से ही उसका आकर्षण कला और कलात्मक तत्वों से रहता है, जिसे विशेष रूप से कहें कि प्रकृति से रहता है, और वहाँ से वो आकृति, अनुकृति और रंगों के प्रति
और भिन्न 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 जो प्रकृति की अवस्थाएं हैं, नदी हैं, नाले हैं, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, इन सब पे उसका आकर्षक होता है। वो सामान्य रूप से वो करता है, उसके प्रति आकर्षित होता है। सामान्य रूप से वो विषय जो सामान्य बालक पढ़ते हैं और जिसमें वो प्रगति करते हैं, उससे वो थोड़ा सा विरक्त रहता है। तो संभवतः मुझे लगता है कि ऐसी ही कुछ अवस्थाएं आपके जीवन में भी घटित हुई होंगी। तो इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो जीवन रहा, बिहार में पैदा हुए, कला अध्ययन के लिए आप शांति निकेतन गए, शांति निकेतन के बाद आपने कला के विभिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न आचार्यों से, और वो आचार्य जिन्हें इतिहास में कला पुरुष माना जाता है, उनसे आपने शिक्षा ग्रहण की। तो एक तो उनका अनुभव, और चूंकि हमारी जिज्ञासाएं उसी तरह हैं, जैसे लंका में हनुमान जी प्रवेश किए तो उनकी जिज्ञासाएं बहुत बढ़ गई कि जिसका हम नाम सुनते थे वो महाअधर्मी या महाधार्मिक, दोनों का संयोग हुआ। तो कला तो दोनों पक्षों को लेकर चलती है। बिल्कुल ठीक। तो हम जानना चाहेंगे कि बिहार में पैदा होने से आपका जो पारिवारिक वातावरण रहा और आपकी बचपन से लेकर अभी तक की जो कला यात्रा रही है, वो कैसी रही है, आप हमें विस्तार से बताएं। ऐसा है कि अभी जो आपने बताया कि ये एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं बचपन से ही जी जी बीज पड़ा होता है जी। जो धीरे धीरे अंकुरित होता है। तो ये चीज़ बचपन से मेरे साथ में थी। हमारे चाचा जी थे, जी जी वो हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहते थे। जी तो हम बैठ के देखते थे, तो फिर मेरा भी मन होता था बनाने के लिए। जी और हम लोग जो है बिजनेस फैमिली से हैं, तो हमारा कपड़े का एक दुकान था। जी उस वक्त में एक लट्ठा आता था, जी जी सफ़ेद कपड़ा, जी जिसको गणेश छाप लट्ठा कहते थे। जी जी जी। तो उसमें जो गणेश जी की बड़ी अच्छी तस्वीर लगी रहती थी। हाँ, तो उसको जो है हम उसकी अनुकृति बनाते करने थे। लगे। हाँ, उसके बाद बिहार में ऐसा कोई आर्ट के प्रति ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे ही चलता रहा, पढ़ाई वढ़ाई हुई, हाई स्कूल वगैरह कर लिए। पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि हम मेडिकल में जाएं, तो इसलिए उन्होंने हमको जूलॉजी ऑनर्स वगैरह दिला के सीतामढ़ी में एडमिशन वगैरह कराया। उसी बीच उनके आध्यात्मिक गुरु पंडित रामनंदन मिश्र जी, जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी हुए हैं, गांधी जी जी के साथ रहे हैं, और जयप्रकाश नारायण के साथ में उनकी बड़ी अच्छी मित्रता। जी 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 तो हम भी उनके पास जाया करते थे। जी तो एक रोज बाबा धाम जाने के पहले जी जी देवघर जी जी लोग सुल्तानगंज जाके वहाँ से जल भरते थे, तब और जाते थे। कांवड़ यात्रा की संभवतः शुरुआत वहीं से मानी जाती है। हाँ। जी जी तो वहाँ पे गंगा के बीच में एक मंदिर है जो अजगैबी नाथ मंदिर कहते हैं। जी जी तो उसका हमने कॉपी किया, जी जी बड़ा अच्छा बनाया, और फिर फ्रेम वगैरह करा के उनको देने के लिए गए थे। पिताजी भी हमारे साथ में थे। तो देख के एकदम चौंक गए, कहने कि अरे अशोक में इतनी बड़ी बात है, और तुम हमारे पिताजी से कहे तुम इसको मेडिकल में ले जाने की बात करते हो, अरे इसको आर्ट में भेजो, बिहार कोई कलाकार मिल जाएगा। जी। फिर उन्होंने हमारे संबंध में पटना में पद्मश्री उपेंद्र महारथी, जी। आपने नाम सुना होगा। उपेंद्र महारथी स्पेशली वास पेंटिंग के लिए बड़े बहुत हाँ, प्रख्यात कलाकार। हाँ, मेनली तो उड़ीसा के थे बाई बर्थ, लेकिन पटना में ही रह गए थे, MLC वगैरह भी बने, मतलब बहुत इज्जत कमाए वो। तो उन्होंने कहा उनसे कि पटना आर्ट्स कॉलेज में क्या एडमिशन करवाना है, इनको शांति निकेतन जो है भेजो। जी जी तो अब शांति निकेतन भाई कैसे जाएं, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने पूरा पता उता किया, और फिर जो है हमारा वहाँ पे एडमिशन हो गया। तो वहाँ हमारी जो लोकल गार्जियन थी रानी चंदा, अच्छा अच्छा। हाँ, रानी दी। वहाँ कोई भी बड़ा होता है तो उनके नाम के आगे हम लोग दी या धा लगाते हैं। जी। तो रानी दी रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में रही हुई हैं। उनके हस्बैंड जो थे जी। अनिल दा, वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके थे। जी। बाद में वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट
से MP का भी चुनाव लड़े थे, तो बहुत मानते थे वो। जी। तो उनके लोकल गार्जियन होने की वजह से कला भवन में जो प्रिंसिपल थे कौशिक दा या और भी जो सब लोग का थोड़ा एक विशेष तो हो ही जाता है। जी जी। लेकिन एक ऐसी जगह है शांति निकेतन, अब आज का तो हम कह नहीं सकते, हमारे टाइम में कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जो प्यार, जो शिक्षा, जो ज्ञान हमको वहाँ पर मिला है, हमको पता ही नहीं चला कि हम किसी और जगह पे हैं। 5 साल हमने गुजारे, 5 साल 5 दिन के जैसे बीत गया। उस समय संक्षिप्त में कहें तो कला की काशी है। हाँ, उस समय जो है वहाँ पे जैसे आजकल MFA कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, ये सब कुछ था ही नहीं। जी जी। या तो डिग्री था या डिप्लोमा था। डिप्लोमा में केवल प्रैक्टिकल बताते थे और डिग्री में जो है थ्योरी भी होती थी। तो हमने डिग्री लिया था। तो जब हम वहाँ से चलने लगे तो किंकरदा से मिलने के लिए गए। जी जी, राम किंकर बैच। हाँ, राम किंकर बैच। तो हमने कहा किंकरदा, सो हम जो है अब हमारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, हम जाना चाहते हैं, क्या हमको जो है मतलब आगे की कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ करनी है। तो उन्होंने हमसे पूछा, उससे तो बंगला में पूछा लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो कि मास्टर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो आर्ट फील्ड में तो जो भी जाता है वो तो पहले ही बड़ा बड़ा ख्वाब देखता है कि हमको आर्टिस्ट बनना है। सत्य बात। हमने सीधे कहा कि हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। कहते फिर आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पागल होके काम करो, आर्टिस्ट बन जाओगे। यही उनका लैंग्वेज था। और फिर हम वहाँ से आ गए। आने के बाद में घर पे रहे और फिर साल भर के बाद में यहाँ पे हमको DPS रानीपुर में जी जी यहाँ पे नौकरी मिल गई। काफ़ी लंबी यात्रा रही। हाँ। आपके वक्तव्यों से ये समझ में आता है कि आप अपने चाचा से प्रेरित हुए। हाँ। तो उससे ये स्पष्ट है कि कला आपके पैतृक अनुदान से मिली। हाँ, और आध्यात्मिक अनुदान से, ईश्वरीय कृपा से वो विकसित हुई। हाँ। आपकी स्कूलिंग जो है वो बिहार में संपन्न हुई। हाँ। और बिहार के पश्चात आप शांति निकेतन गए, वहाँ की कला की शिक्षा दीक्षा ली। हाँ। जिसमें विशेष रूप से राम किंकरदा और शांति निकेतन के और पंडित नंदन मिश्र ने, उन्होंने इतना मतलब ये किया कि और स्टेट में था कि जिस चीज़ की पढ़ाई उस स्टेट में नहीं होती है, जी जी, अगर उस चीज़ को पढ़ने कोई बाहर जा रहा हो तो उसको स्कॉलरशिप मिलता था। जी जी। तो बिहार में ऐसा था नहीं। उन्होंने स्पेशली जो है, उनके यहाँ सब आते जाते थे। जी जी। तो उन्होंने स्पेशली जो है, उस समय रामराज सिंह थे शिक्षा मंत्री। जी जी। तो उसको कहा कि भाई मेरा एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई बिहार में है नहीं। जी जी। यहाँ जो पटना में पढ़ाई होती है तो डिप्लोमा है और डिग्री करने गया है वहाँ, तो कोई स्कॉलरशिप ऐसे ऐसे करो। तो उन्होंने स्कॉलरशिप स्टार्ट करवाया जी मिनिस्टर से कह के, और हमको वहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप के लिए भी सिलेक्शन हो गया था। अब बाद में वो भी मिला, लेकिन हमको एक ही ले सकते थे, तो फिर हमने स्टेट वाला ही प्रेफर किया। बहुत सुंदर रही आपकी कला यात्रा और काफ़ी संघर्षपूर्ण भी रही, क्योंकि बिहार के गांव से उठ के जाना और अन्य प्रदेश में जाना जहाँ की भाषा अलग हो और वहाँ से प्रेम प्राप्ति करना और विभिन्न जो समर्थ आचार्य हैं उनसे शिक्षा प्राप्त करना, ये अपने आप में अपने जीवन की विशिष्ट उपलब्धि है जो सामान्यतः जो विद्यार्थी हैं उनको प्राप्त नहीं हो पाती। क्योंकि शिक्षा तो मिल जाती है लेकिन दीक्षा नहीं मिल पाती, और जब तक गुरु दीक्षा न दे तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं है। तो ये बहुत सुंदर बात रही। हमारा दूसरा प्रश्न था कि आपके जीवन और कला, जब आपने कला की शिक्षा प्राप्त कर ली और उसके विभिन्न तत्वों और उसके व्याकरण को आपने समझ लिया, तो ये भाव तो आपके अंदर नैसर्गिक आया ही होगा कि हमें कौन सी शैली लेनी चाहिए, क्या शैली बनानी चाहिए, जो सामान्यतः हर कलाकार में आता ही है। और विभिन्न आचार्यों से पढ़ के कोई न कोई तो ऐसा आचार्य रहा होगा जिससे आप विशेष रूप से प्रभावित रहे होंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि वो कौन से आचार्य थे, वो कौन सा प्रेरणा
स्रोत पल था या कोई व्यक्ति था या कोई घटना थी जिससे आप प्रेरित हुए कला के क्षेत्र में भिन्न भिन्न रूप से कार्य करने के लिए और प्रगति करने के लिए? सर प्लीज। ऐसा है कि शांति निकेतन में किसी को हम कम कह ही नहीं सकते हैं। जी जी। क्योंकि फर्स्ट ईयर में वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जी जी। पेंटिंग भी, स्कल्पचर भी, जी। ग्राफिक भी, जी। और हैंडीक्राफ्ट में जैसे बाटिक हो गया, टाई एंड डाई हो गया। जी। और सारे टीचर्स इतना प्यार करते थे कि हम आँख ही नहीं सकते हैं जी। कि कौन कम कौन ज़्यादा। घटना ये हुई मेरे साथ में कि सबसे पहला टॉपिक दिया गया फ्लावर स्टडी। जी जी। तो ठीक है, हम लोग तो हमारे पास में एक कार्ड था गुलाब के फूल का, तो वो लेके हम बनाने लगे। तब हमको वहाँ पे जो टीचर थे हमारे उस समय, जी जी, उन्होंने हमसे कहा कि भाई अशोक, ये जो तुम बना रहे हो जी, तो ये तुम्हारा थोड़े होगा, तो तुमने कार्ड का नकल कर लिया। गुलाब का फूल बनाना है तो यहाँ बगीचे में जाओ, बहुत सारे गुलाब खिले हुए हैं, गुलाब का एक एक पत्ता तोड़ो और देखो कि गुलाब का पत्ता कैसा होता है, उसके पेड़ का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका क्या कैरेक्टर है, गुलाब की पत्तियाँ कैसी हैं, और तब जाके वो जो तुम बनाओगे चाहे इतना अच्छा न बने रियलिस्टिक, लेकिन वो तुम्हारा होगा, तुम कह सकते हो कि ये हमारा है। तो ये बीज तो शुरू में ही बो दिया जाता है कि आपको अपनी शैली में काम करना है। और हम लोग को गांव-गांव में ले जाते थे स्केच कराने के लिए, वाटर कलर कराने के लिए। स्टूडियो में तो पढ़ाई होती ही थी जी, लेकिन बाहर भी ले जाते हैं, यानी इंडोर और आउटडोर। हाँ, आउटडोर दोनों आपका साथ में चलता था। हाँ, साथ में चलता था। और दोपहर का समय जो होता था उसमें कला भवन में हजारों किताबें पढ़ी होती थी। उस समय लाइब्रेरी में जाके स्टडी करना पड़ता था। जी जी। तो सबकी ओर से ऐसा ही था, और सब इतने डाउन टू अर्थ, जैसे सोमनाथ दह ग्राफिक में उनका नाम था, लेकिन इतने हंसते हुए। हाँ, मतलब हमने तो आज तक हर सबका अपने अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत कुछ ये होता है, लेकिन सारे टीचर्स हमको हंसते हुए दिखे। उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि हम किसी दुख से गुजर रहे हैं। जी जी। बच्चों को इतना प्यार किया, हमको ही नहीं सबको, हम जितने थे बहुत ये किया। और सबका एक ही एटीट्यूड होता था कि आप जो भी करो वो आप अपना करो। अगर आप झोपड़ी भी बना रहे हो तो यहाँ पे संथाल विलेज है, वहाँ जाओ, देखो कि झोपड़ियाँ कैसी होती हैं या कोई चीज़ कैसा होता है, और फिर उसको ड्रॉ करो। तो ये शुरू से होता गया। तो थर्ड ईयर आते आते जो आप ये हमारी पेंटिंग देख रहे हैं, जी जी। इस तरह का हमारा डेवलप हो गया। और सबसे पहले हमारी पेंटिंग सिलेक्ट हुई बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर का एनुअल एग्जीबिशन हो रहा था कलकत्ता में, वहाँ पे मेरा सिलेक्ट हुआ। तो बड़ी खुशी हुई थर्ड ईयर में ही। और उसी वक्त जो है हमने अपना वन मैन शो भी किया पटना में। अच्छा। तो हमारे कौशिक दा ने बड़ा अच्छा कैटलॉग के लिए लिख के भी दिया, और उसका इनॉग्रेशन जो है उपेंद्र भारती जी ने ही किया। जी, बहुत सुंदर। अब विशिष्ट अतिथि के रूप में उस समय आए थे वहाँ पर ईश्वरीय प्रसाद वर्मा, जो पटना कॉलोनी के जी। लास्ट पेंटर थे। तो ये हमारा सौभाग्य था, जो भी आ गए। कुल मिला जुला के कहें कि आपको शांति निकेतन से तो शिक्षा दीक्षा तो मिली ही मिली, प्लस पुत्रवत स्नेह मिला आपको। हाँ, आपको कभी ये नहीं लगा कि हम किसी पराये देश में हैं, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ के रहन सहन अलग है, जो बिहार से थोड़ा सा अलग है? बिल्कुल ये आपको अनुभव नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। और संभवतः इसीलिए तो आपकी आत्मीयता और वहाँ के आचार्यों की आत्मिकता दोनों एक रस हो गई। हाँ, बहुत सुंदर रहा आपका कला जीवन। अब संभवतः ऐसे आचार्य और ऐसे विद्यार्थी मिलना मुश्किल है। ये अपने आप में वो ऐतिहासिक पुरुष रहे। हाँ, इसमें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। एक प्रश्न और रहा हमारा कि कलाकार और शिक्षक दो अवस्थाएं हैं। कलाकार, ऐसा मैं समझ पाया हूँ अपने कला यात्रा से, कि कलाकार स्वतंत्र विचार लेके चलता है, प्रकृति की और अपनी आत्मीय अनुभूतियों को भिन्न भिन्न माध्यम प्रदर्शित करता है। लेकिन शिक्षण लगभग थोड़ा सा उससे अलग है। वहाँ पे सूत्र और ग्रामर और बहुत सारी
बाध्यताएं आ जाती हैं। तो इन दोनों का समायोजन, दोनों को साथ में लेके चल पाना कैसे संभव हो पाया? कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ विरोधाभास पैदा होता रहा होगा। हमने दोनों को एक साथ जिया जी। ये ईश्वर की कृपा कहें, जो डीपीएस जैसे एजुकेशन शांति निकेतन में हुआ, नौकरी मिली डीपीएस जैसे संस्था में। जी जी यहाँ जब हम आए तो इतना फ्रीडम था हमारे जी पास में कि स्कूल में जो बच्चों को जो टीच करते थे वो तो करते ही थे, जी जी उसके अलावा अपना काम करने के लिए भी जी। पूरी छूट थी कि आपको जो भी करना है आप करें। बहुत सुंदर। और बल्कि उससे हमारे जो भी प्रिंसिपल रहे हैं जी इतने खुश होते थे सर। जी हमारी चर्चा मैनेजमेंट तक हो गई जी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे एक अशोक गुप्ता करके हैं, जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो कई बार जो है हमको बाहर भी भेजने की ये कहा गया कि भाई उनको बाहर भेज दो, जी। जरा अच्छा पैसा वैसा कमा के आ जाएंगे तो उनका लाइफ स्टाइल ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमारा कभी ये रहा जी। नहीं बाहर जाने का, तो हमने हमेशा मना ही कर दिया। कई बार ऐसे मौके मिले क्योंकि जी। बाहर भी बहुत सारी डीपीएस हैं, जी जी तो कई बार पूछा। एक बार तो चेयरमैन ही यहाँ पे आए हुए थे, नरेंद्र कुमार जी, जी जी तो उन्होंने कहा कि भाई गुप्ता जी को जो है बाहर भेजो। जी। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि ये नहीं जाएंगे, ये हरिद्वार छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। बहुत सुंदर है। तो स्कूल आवर में तो हम स्कूल का देखते थे सारा काम। जी स्कूल आवर के बाद में कैंपस में ही अपना घर था और फिर हम स्कूल आ जाते थे। किसी तरह का कोई बाधा नहीं था, पूरा खुलेआम छूट था। 8 रूम की चाबी मेरे पास में होती थी, जब जाएं जब आएं, किसी तरह का कोई ये नहीं। और एक साथ 4-4, 5-5 कैनवास लगा के हम ये करते थे। उसी बीच हमने जी। एक एग्जीबिशन लखनऊ में 1 मैन शो किया। लखनऊ ललित कला अकेडमी। हाँ, जी तो उसका इनॉग्रेशन शिवानी जी ने किया, हिंदी की जो बहुत जी। बड़ी राइटर रही हैं गौराकांत शिवानी। जी जी और अवतार सिंह पवार जो है जी वो मुख्य अतिथि रहे। जी तो वो भी शांति निकेतन के थे। जी तो हमारे यहाँ वो एज वगैरह की बात नहीं देखते हैं, जी सब हम गुरु भाई बहन माने, जबकि उनके सामने तो हम बच्चे थे। जी। कहते नहीं अशोक मेरा गुरु भाई है। तो हम तीनों लोग शांति निकेतन के थे। उन्होंने उससे हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे वो इतना प्रभावित हुए, जी चेयरमैन तक बहुत प्रभावित हुए। चेयरमैन ने इतना अच्छा लेटर हमको भेजा जी उस एग्जीबिशन के। उसका हुआ क्या कि वहाँ पे भक्त दर्शन जी, उस समय हिंदी भवन जो है वहाँ का लखनऊ का, उसके वो चेयरमैन थे। जी तो पंडित नेहरू के टाइम में जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे जी भक्त दर्शन जी, तो जो हमारे चेयरमैन थे उस समय में जी डॉक्टर प्रेम कृपाल, जी वो इनके सेक्रेटरी रह चुके थे। बहुत तो सुंदर। जब उनको पता लगा कि अरे प्रेम कृपाल की ये तो विशिष्ट संयोग आके उसमें हाँ, मिल गया। हाँ कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हाँ। हस्तियां एक ही प्लेटफॉर्म पे आके आपसे मिल गई। हाँ, बहुत तो सुंदर। भक्त दर्शन जी बड़े खुश हुए। जी हाँ, तो वो भी डॉक्टर प्रेम कृपाल को जब पता चला कि ऐसे ऐसे वो वहाँ पे आए थे और कमेंट उनका देखा, बहुत अच्छा लेटर उन्होंने दिया। हाँ, और उनका कहना हुआ कि एक बार एनुअल डे पे इनका एक अलग हॉल दिया जाए जिसमें हम आएंगे इनोग्रेशन के लिए एनुअल डे का, तो इनकी पेंटिंग जो है एक अलग कमरे में एग्जिबिट हो। और ऐसा भी मौका आया कि एक कमरे में हमारी पेंटिंग थी और एक कमरे में वो भी पेंटिंग के बड़े शौकीन थे। जी, जी। कहीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा नहीं ली, लेकिन सारे उनके ओरिजिनल काम थे। वो एक कमरे में उनका एग्जीबिशन हुआ, मतलब मज़ा आ गया देख के। तो मतलब ऐसा मौका हमको मिलता रहा ना, सब प्रभु की कृपा है। ऐसा मौका मिलता रहा कि हमने अपने शर्तों पे नौकरी की। जबकि स्कूलों में लोग कहते हैं ना कि आर्ट टीचर का कोई वैल्यू नहीं होता है, साइंस वाले उनको उठने नहीं देते हैं, लेकिन हमारे साथ उल्टा हुआ। हमने जो चाहा, जैसा भी चाहा, जिसको भी अपने स्कूल में बुलाना चाहे सबको बुलाए हैं, सब लोग आए हैं। यानी आपके जो कथानक रहे पूर्व के, उससे ये बात तो स्पष्ट होती कि कला की जो आपने शिक्षा ली और जो शांति निकेतन का कलात्मक औरा आप लेके आए, हाँ, उस औरे में आपका डीपीएस भी आ गया। हाँ, और उससे प्रभावित भी रहा। हाँ, और कलात्मक अनुभूतियां आपने स्वयं ली और औरों में बांटी। हाँ, वो चाहे आपके कलीग रहे हों,
हाँ। आपके बॉस रहे हों, आपके विद्यार्थी रहे हों या अन्य। हाँ, बॉस क्या, एक हमारे प्रिंसिपल थे तनेजा साहब, वो इस इतने प्रभावित क्रम हो में गए। माने कि आप बिहार से उठे हाँ। और शिव की नगरी से उठे, शाक्त क्षेत्र में गए और वो वापस शिव की नगरी में हरिद्वार आ गए। हाँ, तो ये त्रिगुणात्मक जो रूप है हाँ, वो आपका मिल गया और एक कला और आपका तैयार हो गया। इसमें तो जब आपने कलात्मक बहुत सारे चीजें आपने किया होगा, तो उसमें कोई ना कोई तो ऐसी घटना घटी होगी जो आपकी स्मृतियों में विशेष स्थान रखता है और आपकी आत्मिकता उसके साथ विशिष्ट रूप से जुड़ी होगी। तो आप ऐसी कुछ स्मृतियों के बारे में बताएं। ऐसी तो कई है। उसमें कुछ जो विशिष्ट रही होंगी। हाँ, एक लेकिन आध। एक बार क्या हुआ, जो अयोध्या वाली जो घटना हुई थी, तो जी। उस समय सारे स्कूल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया का बंद हो गया था। जी जी तो 12 दिन की छुट्टी मिली थी। जी उन 12 दिनों में हमने सोचा कि हम जो आदमी रोज काम करने वाला जी है, जी और ऐसा हुआ कि घर से निकलना दूभर हो गया, स्कूल कॉलेज सारे बंद हो गए। तो उस समय हमने अपने घर पे उन 12 दिनों में जी एक साड़ी बनाई अपनी मिसेज के जी। लिए, बाटिक में। बहुत सुंदर। आज जो बन के तैयार हो गया है, देख के सारे लोग चौंक गए जी कि क्या बना दिया। दिन रात हमने उसमें काम किया, वही मोम लगाना, डाई करना, डिजाइन बनाना। बहुत ही अच्छा, मतलब क्लासिकल साड़ी बनी थी। आंचल में हमने कोनारक का पहिया दिया था, जी जी और नीचे जो बॉर्डर होता है उसमें विभिन्न जो है मूर्तियाँ दी थी। जी जी हाँ, स्कल्पचर्स के, और बीच में बाटी के क्रैक्स आए थे। इतना मज़ा आया कि हम आपको क्या बताएं। इससे तो हमें ये अनुभूति प्राप्त होती हाँ। है कि आपकी शिक्षा दीक्षा, हाँ। आपका कार्य स्थल और आपका वैवाहिक जीवन तीनों कलात्मय हो गया। ये विशिष्ट घटना है, हाँ, जबकि ये बड़ा ही कम देखने के अब लिए हमारी मिलता है। मिसेज जो है वो फिजिक्स की हैं। हम्म, फिजिक्स से उन्होंने थ्रू आउट फर्स्ट क्लास पटना साइंस कॉलेज से किया हुआ है। जी लेकिन आज के दिन जी जितना आर्ट के बारे में उनको जानकारी हो गई है, जी। एक अच्छे आर्ट टीचर भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि एक आज जितनी भी मेरी किताबें हैं, जी जी उनका भाई बिल्कुल ही बराबर का योगदान रहा है। तो कला करते हुए और कला को जीते हुए ये कला लेखन और पुस्तकों के प्रति आपका विचार कैसे विकसित हुआ? ये ऐसे हुआ कि क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कलाकार लेखन से बड़ा भागता है। ये ऐसा हुआ कि 2010 में हमारे साथ में अनहोनी घटना घट गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा 24 वर्षीय पुत्र जो है वो अचानक बिना किसी वजह के 10 जनवरी 2010 को गुजर गया। बहुत सुंदर। दुखद घटना है। हाँ, 6 जनवरी 2010। 1 जनवरी को हम उसके पास गए थे दिल्ली में। जी जी हाँ, वो इंजीनियर था BHEL में, जी जी वहीं उसकी पोस्टिंग थी। जी जी BHEL का जो इंटरनेशनल ऑपरेशन डिवीजन है लोधी जी। रोड पे, जी 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 वहाँ 2-3 दिन उसके साथ में रहे, और फिर हम लोग वापस आ गए यहाँ 4 तारीख के शाम में। जी जी 5-6 तारीख को तो हम ऐसे टूट गए ना, इतनी बड़ी घटना जी जी। भगवान ऐसा किसी के साथ में न करे। होना भी नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि जो महान दुख कहे गए हैं उनमें से एक ये है। हाँ, तो ये जैसे होता है ना कि कोई नदी की या गंगा की धारा बह रही है, अचानक सामने में कोई बहुत बड़ा रुकावट आ गया जी जी तो वो अपना रास्ता बदल देती है। जी जी हम ऐसा ही कहेंगे। तो उसी वक्त जो है लेखन के प्रति हमारा विचार बढ़ गया, जी और फिर हमने जो ट्रबल महसूस किया था खुद जी, जी। स्कूल में पढ़ाते वक्त में, जी जी उसको ध्यान में रखते हुए हमने जी किताब लिखी क्लास 11th जी जी और 12 की, जी एज पर CBSE सिलेबस। जी और भगवान की ऐसी कृपा रही कि किताब भी बहुत अच्छा चल गया। फिर प्रैक्टिकल की भी किताबें आई, जी। और
हमको नेशनल अवार्ड मिला था, तो नौकरी भी हमारी यहाँ पड़ गई थी। जी। तो नौकरी भी किया, उसके बाद जो है बस मन ही नहीं लगता था फिर। ये तो अपने आप में बड़ी हाँ। दुखद घटना है। उस पीड़ा की तुलना तो किसी और से की नहीं जा सकती। शायद शब्द भी उसके लिए कम पड़ जाए। कोई बात नहीं, अगर इसको हम यथास्थिति छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको छेड़ना भी उचित नहीं है। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि आज हमारी बेटी है जी। वो बिल्कुल बेटे के जैसे हमको रखती है। ये तो शास्त्र आज्ञा भी है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पुत्री होती है। हाँ। और ये आपका सौभाग्य, ये मानिए कि ऐसे संतान आपको मिली। हाँ। ईश्वर की विशेष अनुकंपा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर में। जी। पढ़ाई भी अच्छी जगह हुई, जी। अच्छे लोगों का साथ रहा, यहाँ पर भी बहुत अच्छा से रहे, और इतनी बड़ी घटना होगी। दोनों बच्चे हमारे कंपटीशन से क्वालिफाई किए, नहीं तो डोनेशन दे के पढ़ाना हम लोग के बस की बात थोड़ी थी एक शिक्षक के लिए। क्योंकि 3 सुखों में माना जाता है कि अगर एक किसी व्यक्ति के जीवन में आचार्य उत्तम मिल जाए, जीवन साथी उत्तम मिल जाए और संतान उत्तम मिल जाए, तो इससे बड़ा सुख नहीं। ये सब परमात्मा की कृपा है। ये लोग थे दिल्ली में। जी। दिल्ली के बाद में इनकी नौकरी लग गई कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई। जी। ये वहाँ चले गए। जी। जब हमको पता लगा, हम लोग रात भर हम दोनों आदमी सो नहीं पाए, जी। क्योंकि दिल्ली में थे, नजदीक में हम चले भी जाते थे, वहाँ कैसे जाएंगे। अब भगवान की ऐसी रचना हुई कि आदमी सोच नहीं सकता है। जी। हम खुद ही मतलब अवाक हो जाते हैं। जी। जब यहाँ पे एम्स खुला, जी। दोनों आदमी एम्स में आ गए, एम्स ऋषिकेश में, और तब से हमारे ही साथ में रह रहे हैं। बहुत सुंदर सर, ईश्वर ऐसा ही आपका सानिध्य बनाए रखे। हाँ। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कला और कलाकार 2 ऐसे विषय रहे जिसपे हर कलाकार का एक अपना दृष्टिकोण रहा। हम जानना चाहते हैं कि कला और कलाकार के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण रहा, जो आपने जिया अपने जीवन में, और भविष्य में जो अभी कलाकार आ रहे हैं, जो कला का अध्ययन कर रहे हैं और आपको कलाकार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या विचार है, क्या सलाह है? ऐसा है कि कला में हम वैसे तो ठीक है, आजकल लोग कह देते हैं कि सब बहुत अच्छा है, किसी की भी पेंटिंग देखी, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये है कि हम क्रिएटिव वर्क को ज़्यादा लाइक करते हैं। जी। जो इंसान की अपनी शैली हो, जी। चाहे रियलिस्टिक में हो, चाहे मॉडर्न में हो, जी। जी। चाहे एब्स्ट्रैक्ट में हो, जी। जी। अपनी एक शैली होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जी। तो कला को तो हम ऐसे रही। जहाँ तक कलाकारों की बात, पहले जैसे कलाकार, जैसे हम फिर से वहीं वापस जा रहे हैं शांति निकेतन। पहले जैसे जहाँ कहीं भी एग्जीबिशन वगैरह लगता था, तो हमारे टीचर्स इतने डाउन टू अर्थ थे, हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोगों से पूछते, वर्क सारा फैला देते, कहते कौन सा वर्क देना है बताओ, तो कौन सा तुमको अच्छा लग रहा है। इतना विचार करके तब उन लोगों की पेंटिंग जाती थी एग्जीबिशन के लिए। और आज के दिन ऐसा नहीं है। आज के दिन तो इतने कलाकार हो गए हैं कि हमारे मित्र हैं पांडे जी, वो कहते हैं कि दिल्ली में अगर आंख बंद करके एक पत्थर उठा के फेंका जाए तो पत्थर किसी कलाकार के ऊपर नहीं गिरेगा। बहुत सुंदर व्यंग है। हाँ, बहुत सुंदर व्यंग। वैसे तो उन्होंने ऐसे जो कहा था, हमने थोड़ा बात मोड़ दिया। उन्होंने कहा था कुत्ते को नहीं लगेगा, लेकिन एक कलाकार को लग जाएगा पत्थर। असल में तो कलाकार अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि स्वयं आप हैं। हाँ, आपका भी रामायण के प्रति जो पेंटिंग हमने देखी है बनाई हुई, बहुत हमने पसंद किया है उसको। तो ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो कि देहरादून में हैं, जैसे ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, उनका बहुत सुंदर काम है। हाँ, अपना स्टाइल है काम करने का। ऐसे बहुत हैं। तो मैं संक्षेप में अगर समझूँ और मैं ये किसी को बताना चाहूँ कि कलाकार का अपना एक हस्ताक्षर शैली होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जिसमें उसकी आत्मानुभूति, हाँ, जो सौंदर्य बोध है वो प्रदर्शित होता।
वो मात्र अनुकृति न हो, ना देख के ही लगे, जैसे वैन गॉग की पेंटिंग देख के आप अरे ये तो वैन गॉग का है, हैं? ये पिकासो का है, जी। ये सेजान का है। और जो नए कलाकार हैं उनके लिए ये एक मार्गदर्शन कहें या सलाह कहें या निर्देशन कहें कि वो आडंबर पे ना है, कला को बिल्कुल नहीं है आडंबर। कला को पहले अध्ययन करें हाँ, और उसको आत्मसात करें। हाँ, जैसे आपने ज्ञानेंद्र जी को बताया, तो मैं स्मृत है कि हम एक लाइब्रेरी के एग्जीबिशन में गए थे और प्रथम बार उनसे मुलाकात मेरी हुई। हाँ, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा कि कलाकार वो नहीं है कि सामने जो देखा और उसको यथारूप में हाँ। उसने बना दिया। कलाकार वो है कि जो देखा उसको चबाया यानी आत्मसात किया और फिर उसने बनाया, तो कलाकार वो है। तो उनकी उक्ति और आपका जो वक्तव्य है ये समानांतर। वो भी शांति निकेतन के ही। अच्छा, वो भी शांति निकेतन, ये तो बहुत सुंदर सी बात है। हमारे राहिदा है वो भी शांति निकेतन के जी। हैं, आज 98 साल के हो गए, फिर भी हमको कहते हैं अशोक मेरा गुरु भाई है। ये बहुत सुंदर बात है कि एक ही गुरु परंपरा से आप लोग निकले और वो गुरु परंपरा संभवतः किसी को ऊंचा नीचा कहना तो बड़ा अन्याय होगा, किंतु शांति निकेतन की परंपरा वास्तव में श्रेष्ठ परंपरा रही है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति किंचित मात्र भी नहीं है। आपके जीवन का सबसे कठिन समय और शिक्षा संतुलित आपने किया, तो इसमें कुछ न कुछ ऐसे विद्यार्थी आए होंगे आपके कि जिन विद्यार्थियों ने आपके जीवन में कुछ न कुछ योगदान दिया होगा या कुछ न कुछ ऐसी स्मृति छोड़ी होगी जिसका स्मरण आपको होगा। तो मैं आप उसके बारे में बताएं। हाँ, ऐसे भी बहुत हैं। जैसे हमारे 7 बच्चों को शंकर आर्ट कंपटीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ से अवार्ड मिला। बहुत सुंदर। हाँ, जिसमें एक यहाँ पे सीएमओ थे डॉक्टर विशारिया, उनकी बेटी थी जी जी। दीप्ति विशारिया, हम्म, एक नीतू नेगी जी जी। और एक अंशु गुप्ता हम्म, और मेघा सक्सेना। अच्छा अच्छा। ऐसे भी 2-3 हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। तो इन बच्चों की सृजनात्मकता और आपसे हाँ, कलात्मक बोध का लगाव हाँ। विशिष्ट रहा। हाँ, विशिष्ट रहा। बहुत सुंदर। एक व्यक्तिगत सवाल है जो हर कलाकार से उत्पन्न होता है कि हर कलाकार कोई मूर्त पसंद करता है, कोई अमूर्त पसंद करता है, कोई किसी शैली का है, कोई किसी शैली का है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी सृजनात्मकता किसी न किसी विचार से ही उत्पन्न होती है। तो जब आप कला करने जाते हैं, पेंटिंग बनाने जाते हैं, तो ऐसा क्या प्रोसेस होता है? आपको विचार कहाँ से आते हैं और किस किस प्रक्रिया से आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं? अगर आप संक्षिप्त में बताएं। वैसे तो हम सबको पसंद करते हैं, चाहे कोई रियलिस्टिक में करे, चाहे कोई नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ। हाँ। आप जो आपकी अपनी शैली है, हाँ, तो अपनी जब आप से- उसको प्रारंभ करते होंगे, हाँ, तो उसकी एक प्रक्रिया होती कि मैं हर कलाकार का एक अपने हस्ताक्षर शैली है और उसकी एक अपनी हस्ताक्षर प्रक्रिया है। हाँ, तो ये सब भी समय और वक्त पे डिपेंड करता है। जी, जी। ये वाली पेंटिंग जो है, जी। जो आप देख रहे हैं, ये हमने उस वक्त बनाई थी जब यहाँ पे मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। उत्तराखंड जी। से जो लोग जा रहे थे दिल्ली प्रदर्शन के लिए, जी, जी। वहाँ पर जो घटनाएं हुई थी, बहुत आदमी मारे गए, बहुत जी, ये जी। हुआ। तो उसी में हमने दिखाया है कि पहाड़ का एक आदमी है जो कंबल लपेटे हुए है जी। और बड़ा दुखी हो गए, हम्म, सिर झुकाए हुए है। जानवर है एक, वो भी बहुत ही उदास है। जी, जी। और तभी हमने बैकग्राउंड का कलर जो है रेड रखा। जी। मतलब ये बहुत ही पीड़ा में है, जी। तो उस समय के हिसाब से सब बदलता रहता है, जैसा जो समय होता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जब कोई घटना या कोई दृश्य आपको प्रभावित करता है, हाँ, उसी पे हम कर देते हैं। तो उससे प्रेरित होकर हाँ। अपनी जो हस्ताक्षर शैली है, आप विभिन्न रंगों, विभिन्न आकृतियों में उस भाव को आप प्रदर्शित करते हैं। हाँ, उसमें जो समयांतर है
हाँ, हाँ। जो कालावधि है हाँ। उस विषय पर हाँ। निर्भर करता है हाँ। कि वो विषय कैसा है, हाँ, हमारे विचार को किस हद तक प्रभावित करता है। हाँ, तो फिर उसकी प्रतीकात्मक शैली में आप हाँ, उसको हाँ, प्रदर्शित वैसे ही। करते हैं। हाँ, जैसे कहीं जा रहे हैं, अचानक नज़र पड़ गई, कोई चीज़ देख ली, जैसे ये हमने जी जी देखा था ऐसा रास्ते में कहीं, जी। उसी पे हमने कंपोजिशन बना दी। ये वाइल्ड लाइफ के ऊपर में भी हमने बना जी, दी, जी। यूनिकनेस ऑफ नेचर। इस पेंटिंग पे हमको अवार्ड भी मिला था इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स बहुत सुंदर, अमृतसर से। बहुत अच्छा रहा सर। आपकी दृष्टि में अगर कहें कि फिर थोड़ा सा जो हमारा चर्चा चल रही थी उसी प्रक्रिया का एक ना, कि आपकी दृष्टि में जो व्यक्तिगत संक्षिप्त में कहें कि वास्तव में कला किसे कहेंगे? वो तो सभी अपने अपने कि एक सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, हाँ। एक ही सत्य है, सभी लोग अपने अपने तरीके से उसे व्याख्यान्वित कर रहे हैं। हाँ। तो उसी सत्य को आप क्या व्याख्या देंगे बड़े संक्षिप्त शब्दों में? अपनी शैली होनी चाहिए। अच्छा, अपनी शैली होनी हाँ। चाहिए, तभी वो कला है। हाँ, क्योंकि अगर शैली नहीं है तो आप वो अनुकृति है, हाँ, हाँ, वो कृति नहीं है। नहीं। कृति हम तभी कहेंगे जब आपका हस्ताक्षर, हाँ, जैसे देहरादून में देखिए ना, जी जी दिलीप जी, जी। दिलीप दत्त है, दिलीप जी। दास गुप्ता है नाम, जी, आपने जी। सुना होगा। जी जी उसकी ये फाल्गुनी दत्त है, फाल्गुनी दास जी, जी। गुप्ता, कंबोज साहब, हम्म, सबकी शैली बिल्कुल अलग अलग है। जी और हमने ये भी देखा है कि बहुत लोग जिन्होंने कहीं से कोई एजुकेशन नहीं लिया, जी जी लेकिन अंदर से उनके मतलब इस प्रकार का ये रहा कि वो करते करते बहुत अच्छा करने लगे। जैसे जी, जी। वहाँ पे थे, आप हैं या नहीं हम कह नहीं सकते, अशोक कुमार करके थे, जी जी मेजर अशोक कुमार। जी जी क्या मतलब उनका वर्क वगैरह देख के मजा आ गया। हम तो संभवतः उन्होंने के अंदर हाँ। प्राकृतिक रूप से कलात्मक बोध हाँ, उत्पन्न हाँ, हो गया हाँ, था। हाँ, ऐसे ही रहा। जैसे ऐसे ही किसी रहा। समय में कबीर के अंदर हाँ, वो वैराग्य, वो ज्ञान उत्पन्न हुआ ईश्वरी प्रेरणा से। हाँ, बिल्कुल। आज स्कूल संभवतः कॉलेज वैसे। इंस्टीट्यूशन वगैरह तो अब हुआ है, जैसे अब हुआ है। अजंता एलोरा की मूर्तियाँ जी, जी। बनी हैं। जी, ये सब लोग, उस समय कौन पढ़ाई होती थी, क्या होता था, कुछ भी वो नहीं। कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेरित हाँ, करती तो है। ऐसे ही प्रकृति प्रेरित ही कहेंगे। तो ऐसे भी देहरादून में भी अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। बहुत सुंदर सर। और आपके आने से जो है हमको तो यही लगता है कि देहरादून में भी कुछ होना चाहिए, और हो रहा है। नहीं सर, ये आपके ये आप मिनरवा के एक स्टूडेंट जो है ना, सुल्तान, जी 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 उसको नेशनल ललित एकेडमी से अवार्ड भी मिला है। अनंत सुल्तान को भी मिला। कुछ हमारे विद्यार्थी रहे जिसमें भानुदेव शर्मा, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके दम पर हैं, तो ये सारा और भी क्रिएटिविटी बहुत है। सारे बच्चे रहे जिसमें मिनरवा, चूँकि जैसा मैं मिनरवा के इतिहास में, चूँकि मैं उसका पार्ट हूँ, तो मिनरवा पहला संस्थान रहा उत्तराखंड में जिन्होंने कलात्मक गतिविधियों को क्रियान्वित किया, जहाँ कोई भी कलात्मक अनुभूति नहीं थी, न कोई क्रिया थी, जहाँ एक तरह के करें कि कलात्मक मरुस्थल था। वहाँ एक बीज अंकुरित कर पाना सही में बहुत कठिन है। जब जंगल हो तो जंगल के बीच में कोई पौधा अगर बढ़ जाए तो कोई विशेष बात नहीं, लेकिन जहाँ मरुस्थल हो, अगर वहाँ एक आपका नागफनी भी पैदा हो सही जाता है तो उसमें विशिष्टता है, क्योंकि उसने अपने आप को जीवित रखने के लिए कई संघर्ष झेले। मिनरवा भी वही है। आप कहें कि मिनरवा की स्थिति वैसी ही है जैसे हिमालय में ब्रह्म कमल की, कि कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ है। अब हिमालय में सुनसान है, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, तो कंदराओं की कपोल से कहीं से भी ब्रह्म कमल उत्पन्न हो जाता है, और वास्तव में उसका सुगंध अलौकिक और दिव्य है। ये अन्यों के लिए दंत कथाएं हो सकती हैं, लेकिन जिन्होंने उस सुगंध को सूंघा, जिन्होंने उस सुगंध के पास गए, जिन्होंने उसका स्पर्श किया, वही उसको व्याख्यान्वित कर सकते हैं। और शायद शब्दों की सीमा भी वहां नहीं रहती, क्योंकि अनुभव और प्रेम को शब्द नहीं बांट सकते। बिल्कुल। एक और मेरा अंतिम प्रश्न के लगभग समाप्ति पर है कि एक श्रेष्ठ विद्यार्थी, श्रेष्ठ शिक्षक
से राष्ट्रपति बनने तक राष्ट्रपति पुरस्कार तक की यात्रा, क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार पाना और एक शिक्षक के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और शिक्षण संस्थान के लिए भी विशिष्ट महत्वपूर्ण है कि उसका शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार तक है, क्योंकि शिक्षण में मुझे जहाँ तक मेरे और ज्ञान का था उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। जब एक भारत के विशिष्ट पदासीन व्यक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति से ज़्यादा विशिष्ट भारत में कोई है नहीं, उसके द्वारा अगर आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और क्या अनुभूति विशिष्ट उस समय आपको हुई जो पूर्व के काल में आपको नहीं हो पाई, और उसके बाद जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ? उसका तो बस यही है कि किंकरदार ने जो हमसे कहा था, जी जी, यदि तुम आर्टिस्ट होते चाहता हो ये पागला हुए काज करते जाओ, वो उसी को हमने निभाया। हम यहाँ पागल की तरह काम करते थे। जो भी पेंटिंग बनता था यहाँ पे सारा स्कूल के ही खर्चे से बनता था। बड़े बड़े लोग आते थे और सबको पेंटिंग गिफ्ट दी जाती थी, लेकिन पेंटिंग उन्हीं को दिया जाता था जो वाकई पेंटिंग की कदर करने वाले होते थे। टॉप क्लास लोगों के पास हमारी पेंटिंग है। अगर उसका भी हम एक लिस्ट बनाए तो बड़ा अच्छा संग्रह जो है हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जब पेंटिंग जाने लगी तो लोगों के मन में होने लगा कि भाई ये तो बड़ा ही डीपीएस सोसाइटी में गजब का बंदा आ गया है। जी जी। हालांकि हमको अपने मुंह से ये कहना अच्छा नहीं लगता, हम तो बस अपने आप को बस परमात्मा के हवाले जो है किया हुआ है। बातों से मैं समझ पाया कि आपने संभवतः गुरु गीता का वो श्लोक मंत्र मूलम गुरु वाक्यम धाम मूलम गुरु मूर्तिम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये जो श्लोक है कि गुरु ने जो वाक्य दे दिया, जो मंत्र दे दिया, उसी को आत्मसात करना है और उसी को फलित करना है। और हम अपना काम करते रहे। हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि हमको राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाएगा। दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई और हम घर आके खाना खा के लेटे ही थे। 3 साढ़े 3 बजे का समय होता। उस समय हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे मिस्टर आरपी सिंह। तो एक आदमी आ गया वहाँ कि आपको साहब बुला रहे हैं। जी जी। हमने मिसेस से कहा कि बताओ ये 3:30 बज रहा है, आदमी बुला रहे, किसी कोई गेस्ट आ गया होगा, कोई पेंटिंग। अब भाई प्रिंसिपल ने बुलाया तो जाना ही पड़ता है। हम गए तो उन्होंने अपने ऑफिस में बिठाया, कहने लगे अशोक में बैठो। और लोग तो गुप्ता जी के थे, हमको अशोक ही बोलते थे। अशोक बैठो, अभी तुमको हम एक बात कहने जा रहे हैं जो तुमको किसी को नहीं कहना है। मन में आया कि क्या ऐसा हमसे कहेंगे, तो हमने कहा सर आप हम पे इतना विश्वास करते हैं, आप बताइए ऐसा नहीं होगा। तो कहता है आप ही के लिए बता रहा हूँ। सो मेरे पास में नेशनल अवार्ड का फॉर्म आया है सीबीएसई से। पूरे स्कूल में हमने नज़र दौड़ा के देख ली, अगर किसी और के नाम से भी कर देते हैं तो खाली ही जाएगा, लेकिन आपने इतने काम किए हैं कि अगर आपके नाम से हम देते तो मेरा दिल कहता है कि ये अवार्ड आपको पक्का मिलेगा। बहुत सुंदर। हम तो एकदम हक्का बक्का हो गए। उसी समय उन्होंने उसके पूरे कागज वगैरह थमा दिए और कहने लगे कि आप इस पर तैयारी शुरू कर दो, आप किसी को मत बताना। और एक हमारे मित्र ही हैं जो यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, बाद में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर हो गए डीपीएस में। तो उनको कहा कि इनकी मदद करो और उन्हीं के मिल के हमारी फाइल तैयार हुई। अब जब फाइल तैयार हुई तो इतनी अप्रिसिएशन लेटर, इतने अखबार के कटिंग इतने हुए। भाई काम किया था तभी तो था मेरे पास में, इतना नहीं करते तो थोड़े होता। तो बड़ी मुश्किल से छांट के 251 पेज का एक फाइल बना। हाँ, बहुत सुंदर। तो वैसे 7 फाइल बने और उसको डीपीएस से रीजनल ऑफिस भेजा गया। और होते होते अब हमारा तो वहाँ पहुँचने कुछ नहीं, हम कभी ध्यान भी नहीं दिए, हम सोचे कि हमको थोड़े ही मिलेगा। लेकिन जब वक्त करीब आ गया, सितंबर में मिलता है, तो अगस्त के लास्ट वीक में तो मेरे मन में कुछ हलचल होने लगी। हमने कहा कि ऐसे उन्होंने अप्लाई किया था, कह रहे थे कि मिलेगा ये, पता नहीं कैसे। में तो उस समय टेलीफोन एक्सचेंज की इतनी मोटी किताब आती थी ऑल ओवर इंडिया की, हर जगह का फ़ोन नंबर। तो मुरली मनोहर जोशी थे उस समय में शिक्षा मंत्री।
तो मिसेज ने जो है नंबर उसका ढूंढा, तो उस नंबर पे कॉल कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। शाम का करीब 5 बज रहा होगा। वहाँ एक इतनी अच्छी लेडी बैठी हुई थी, बड़ा अच्छा से उन्होंने बात किया जी। तो मिसेज ने कहा कि वो ऐसे ऐसे हमारे हस्बैंड ने अप्लाई किया हुआ है, सो हम जानना चाहते थे कि क्या हुआ। तो उन्होंने एक नंबर दिया, बोला इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, आपको पता मिल जाएगा। उस नंबर पे बात किया तो हम तो काटो तो खून एकदम अवाक वहाँ से कर दिए कि हाँ पैनल में तो उनका नाम है, लेकिन अभी मंत्री जी कहीं बाहर गए हैं, सो जब तक साइन नहीं हो जाता है उनका तब तक कंफर्म नहीं करेंगे। वैसे वो आना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएं मिलने के लिए, और हम उनको तब तक लेटर वगैरह दे देंगे ताकि उस हिसाब से अपना तैयारी करेंगे आने के लिए। बहुत सुंदर। तो सब भगवान की कृपा। एक लंबे संघर्ष के बाद अगर प्रकृति आप पे अनुग्रह करती है, हाँ और आपकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा हाँ जब आपको मिलता है, हाँ, तो शायद निशब्द हो जाना स्वाभाविक है। एकदम स्वाभाविक। फिर हम आए, हमने किसी को नहीं बताया, चुपचाप अपने प्रिंसिपल साहब को बता दिया जी। कि ऐसे ऐसे हमको मिल गया। तब तक वो प्रिंसिपल साहब जा चुके थे, दूसरे यहाँ थे। उन्होंने कहा खुशी की तो बात ही है। उसके बाद तो आपके संस्थान और परिवार और आसपास समाज में हलचल मच गई होगी। हाँ, एकदम हलचल मच गई। और जब वहाँ से अवार्ड लेके आए तो स्कूल में इतना स्वागत, फूलों की वर्षा हो रही है, एक लाइन से सारे स्टूडेंट खड़े हैं, प्रिंसिपल आए, सबने रिसीव किया हमको, फिर ले गए पूरे स्टाफ के बीच में, जो है एक मीटिंग हुई, बड़ा सम्मान मिला। कुल मिला जुला के कहें कि आज तक का जो आपकी कला यात्रा रही, हाँ वो सुखद रही हाँ। और सफल रही। एक अंतिम प्रश्न कि कला यात्रा के साथ साथ आपने एक मिशन चलाया, आनंद आर्ट मिशन जी। तो इसका आपने शुरुआत की कि अपने बच्चे के नाम पर आपने किया, हाँ तो इसमें क्या क्या चुनौतियां आई, कैसे आपने प्रारंभ किया और इसको कैसे लेके भविष्य की तरफ चल रहा है? चुनौतियाँ तो खैर कुछ ऐसा कहेंगे नहीं, हम तो शुरू से ही मतलब शांति निकेतन में थे तो हम लोग को माउंट करना तक सिखाया गया था। जी, जी। एक पेंटिंग की माउंटिंग कैसे करते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस था ही कि एग्जीबिशन कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या करते हैं। स्कूल में भी हमने किया था बड़े हाई लेवल पे, जिसमें सुतार साहब को, जतीन दास को, सुनील चोपड़ा, जी जी ये विनोद भारद्वाज, जी जी ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो था ही, रिटायरमेंट होने वाला था मेरा 17 में। वैसे तो 13 में ही रिटायर हो जाते, लेकिन एक्सटेंशन मिला था हमको नेशनल अवार्ड की वजह से, तो हमारी गैलरी बन गई। बहुत सुंदर। तो दिक्कत तो ऐसा कुछ है नहीं, अच्छा, हर चीज़ का एक्सपीरियंस था, कैटलॉग कैसे बनता है, पेंटिंग कैसे ये किया जाएगा, करते यानी करते आनंद आर्ट मिशन पर भी ईश्वर की विशेष अनुग्रह आपको हाँ मिला। हाँ, सब लोग हमारे साथ में रहे और बड़ा ही सफल आयोजन रहा, अच्छा आयोजन रहा। इसके साथ साथ एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न भी है। कंबोज साहब देहरादून में जो थे, शुरू से ही हमको कंबोज साहब का जी जी। बहुत ही प्यार मिला। हाँ, बहुत। आज संभवतः अब कंबोज साहब दिवंगत हो चुके हैं। हाँ, दिवंगत हो चुके हैं। उनका व्यक्तित्व कला में बहुत बड़ा रहा। हाँ सर, अमृतांशु आर्ट ग्रुप में आपने जो साक्षात्कार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सभी प्रश्न तो सर ने पूछ लिए हैं आपसे। मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न ये था, जैसे हम चित्र सूत्र में पढ़ते हैं कलानम प्रवरम चित्रम, तो इस श्लोक से आप कितने सहमत हैं? भाई, संस्कृत को दे पानी के लिए है, और इसमें जितने भी सूत्र हैं, चाहे कला से हो, अध्यात्म से हो या कहीं से भी हो, उसका कोई जोड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी सारी कला की विधाओं में, चाहे वो मूर्ति कला हो, हाँ, या आज के टाइम पे मिक्स मीडिया चलती है, हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट चलती हाँ, है, ये सब प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो चित्रकला है, पेंटिंग है, यानी वो वास्तव में ही चरम कहेंगे, चरम कला है वो। हाँ, अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
हमारे आर्ट ग्रुप में आपने अपने जीवन के अनुभवों को बताया, आपकी कला यात्रा को बताया, और आपके साक्षात्कार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत और हम भी बहुत आपसे काफ़ी कला से प्रभावित हुए, प्रेरणा स्रोत मिली हमें, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपने जीवन में कला और शिक्षा के प्रति इतना ही काम करें और आपसे प्रेरणा लें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। श्री अशोक कुमार गुप्ता जी के कला यात्रा व जीवन के संघर्षों में कदम से कदम मिलाकर साथ चलना व उनको समय समय पर प्रोत्साहन देने का कार्य उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण गुप्ता जी ने किया। उनकी कला यात्रा व जीवन के संघर्षों के बारे में इन्हीं साक्षात्कार के माध्यम से आइए हम सब जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है आज के साक्षात्कार में। सर से बात हुई, सर ने अपने जीवन के विशिष्ट अनुभव बताए, लेकिन कहीं न कहीं वो अनुभव, वो स्पर्श छूट जाता है जो पत्नी देखती है, क्योंकि पत्नी तो पत्नी है ही, उसके साथ वो माँ भी है, वो बहन भी है, और समग्र स्त्री का जो समग्र रूप है। और बिना पत्नी के सहयोग से अगर कोई कहता है कि वो सफल हुआ, तो ये अपने आप में अतिशयोक्ति है। सर से आपका विवाह हुआ और एक लंबी यात्रा जीवन का हर पल, क्योंकि पति पत्नी एक ही शरीर के दो भाग हैं, या कहें कि दो शरीर हैं और एक आत्मा है। वो सुख अनुभव करते हैं तो सुखी होते हैं, दुख अनुभव करते हैं तो दुखी होते हैं। संभवतः जो मैं समझ पाया हूँ अपने संक्षिप्त वैवाहिक जीवन में, और शायद आपने भी वही किया होगा। तो आप शुरू से हमें बताएं कि सर के साथ जब आपका विवाह हुआ और अभी तक की कैसी यात्रा रही सर का आपके साथ, और उनकी कलात्मक जो पक्ष हैं उसमें आपका क्या सहयोग रहा, संक्षिप्त में हमें बताएं। ऐसे सर ने तो हमेशा से ही ना जी समय का मोल पहचानते जी कभी भी सर खाली नहीं होते। जी आज इस एज में भी आकर के जी बुक लिख रहे हैं तो 6 घंटे कंटिन्यूअस लिखते रहते हैं, जी वो अपनी जगह से हिलते नहीं। जी मैं तो सोचती हूँ कि यदि कोई समय का मोल समझे जी तो समय उन्हें अनमोल बना देता है। बहुत सुंदर। उन्होंने जो कुछ भी काम किया है ना, वो बिल्कुल समय के मोल को पहचान के किया है। बहुत सुंदर बात। यह आपकी जो उक्ति है कि अगर समय का मोल समझे तो समय उसे अनमोल कर देता है। वास्तव में बहुत सुंदर बात। एक पेंटिंग या कोई भी काम करना हो, एक छोटा सा काम करना हो, एक बुक को संभालना हो, जी जी तो 10 बार में इस चीज को देखना है। जी जी पेंटिंग ही बनाते हैं तो फाइनल के लिए मुझे कहते हैं कि आप देखो। और मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो फिजिक्स की हूँ, जी जी लेकिन मेरी बात को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि बिना पत्नी और पति जब 2 बनाए हैं समाज में तो दोनों बिल्कुल 2 हैं, 2 नहीं है, एक ही है। एक ही। सोच उसी दिशा में चली जाती है। आखिर मैं तो कुछ बोलती होंगी, उसका कुछ सामंजस्य आता होगा जी जी तो उसको यूज करते होंगे। जी। असल नहीं में तो कला और विज्ञान दोनों बिल्कुल अलग है। हाँ, कला और विज्ञान में हमेशा अंतर विरोध रहा है। नहीं, अंतर विरोध नहीं रहा है, अंतर सामंजस्य रहा है। नहीं, अंतर सामंजस्य आपके जीवन में हम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कला जो भाव पक्ष को विशेष महत्व देता है, विज्ञान प्रयोगात्मक पक्ष को विशेष महत्व देता है। और जब इन दोनों का सामंजस्य हो तो क्रांति तो होनी ही होनी है। जैसे लियोनार्डो दा विंची के जीवन में हुआ, विज्ञान और कला एक धरातल पे आ गए। तो ऐसी कुछ घटनाएं तो घटी होंगी आपके जीवन में कि जो हमारा जीवन साथी है वो कलात्मक भाव लेके आया होगा और आपका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भाव उसके आड़े आया होगा या उसके सामंजस्य में आया। आड़े तो कभी भी नहीं आया, जी जी हमेशा सामंजस्य में ही आया।
कोई ऐसी घटना जो आपकी स्मृति में आती हो? जैसे हम लोग प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे, जी जी जी। तब भी इतने सारे पेपर थे हमारे पास जी। कि उसको सॉर्ट आउट करना था। अच्छा अच्छा। इतने सारे पेपर नहीं, इतनी पेज में लिमिटेशन था। तो बड़ा ही साइंटिफिक ढंग से हम लोगों ने उसको अरेंज किया। जी। हाँ, और बहुत सारे पेज छांटे, मैंने दिन और रात में कोई फर्क लगता नहीं जब हमारे घर में काम शुरू हो जाता है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत पीड़ा देखे हैं जी। उन पीड़ा के बीच में ही ये 11th की बुक लिखी गई थी। जी, सर ने वो स्मृत कराया हमें। हाँ, कि लेकिन उस वो समय एक विशिष्ट कहते हैं ना कि हरिहर ही पीड़ा को हरते हैं। जी। तो वास्तव में हरिहर ही बिल्कुल, मतलब 24 घंटे में हमें तो लगता है कि 18 घंटे हम लोग लिखते होंगे, जी जी इससे कम नहीं लिखते होंगे। जी जी। अक्सर जो कुछ भी लिखते हैं तो मुझे भी बिठाते रहे, मैं भी उनके साथ बैठी होती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स की हूँ तो मैं लाइन लिख सकती, तो मैं लिख भी पाती हूँ उनके साथ। हाँ, एक कलाकार के साथ एक समालोचक का होना उसकी प्रतिभा को और विकसित कर देता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? अगर समालोचक ही ना हो और एक मार्गदर्शक ना हो जो उसकी कमियों को दिखा पाए, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी स्त्री का सौंदर्य उसका आईना बढ़ा देता है, वो आईना उसको दिखाता है कि बैलेंस कैसे करना है। तो संभवतः स्त्री भी वही है। और कोई स्मृति जो जब सब पेंटिंग करते होंगे तो आपकी स्मृति में होगा जब आपसे ये वाली ही पेंटिंग बन रही थी। जी जी। तो जितनी भी पेंटिंग्स हैं मैक्सिमम टाइटल्स मैंने ही दिए। बहुत सुंदर। हाँ, और यही पेंटिंग ये वाली जब बन रही थी जी जी तो बिल्कुल लाइफ से है, प्रकृति से जी। है ना। हमारी प्रकृति का कितना बड़ा संतुलन है जी। कि रंग और रेखाएं जब मिलकर एक हो गई हैं तो पूरी प्रकृति दिखाई देती है, पंच महाभूत दिखाई देते हैं। यानी सारी चीजों के साथ आपका वैचारिक सामंजस्य भी बहुत ऊंचे दर्जे का रहा। बिल्कुल। ये वाली पेंटिंग जब बन रही थी तो हम लोगों ने इसको क्या सोचा कि क्या टाइटल दिया जाए। इसमें एक और पेंटिंग बनी हुई है जिसमें हम लोगों ने टाइटल दिया था, पूरा ही साइंस से ही टाइटल था। शैडो के साथ में आया था वो पेंटिंग। हाँ, उसको वोल्केनो कहा था हम लोगों ने ना। वोल्केनो जब ये बन रही थी, ड्रॉ हो जाता है तब पता चलता है। तो ये ऊपर वाली जो पेंटिंग है, हाँ, ये जैसा कि ये कोई प्राकृतिक दृश्य देखकर सर ने बनाया होगा नहीं, फिर नहीं, आपसे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है सर, कभी भी प्राकृतिक दृश्य को देखने वो ड्रॉ करते हैं, कलर लगाते हैं। अच्छा, इसी इनका चीज को देख इंटरनली वो पहले सोचते रहते हैं। ये जो शिवलिंग जब बनाया था ये भी ऐसे ही बना था। बनने के साथ में कलर लगते रहता है, यहाँ पर ये कलर लगा, इसके बाद यानी जो आत्मिक अनुभूतियां होती हैं आपके साथ वो वैचारिक विमर्श करते होंगे। अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए। फाइनल देखने चलो, पहले देखा जाएगा, फिर उस पर रात को विचार होगा, फिर सुबह कलर लगेगा। धीरे-धीरे करेक्शन होते होते यानी रेखांकन से लेकर रंगांकन और पूर्ण चित्र तैयार होने तक बिल्कुल ड्राइंग चेक करने के लिए सर बुलाते हैं, जब मुझे आता नहीं। तो सर को एक प्रकृति ने एक अच्छा समालोचक दे दिया है। तो ये इनको पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो चाहिए तो अनायास ही, जैसे मैं लिख भी पाती हूँ, कुछ कुछ लिख लेती हूँ। यहाँ पर एक संत है और देशानंद गिरी जी जी। तो अचानक ये सब कुछ, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि ईश्वर की कृपा से होता है। सही बात। तो उन दिनों की बात है जब मैं बहुत ही दुख की घड़ी में थी जी। अनायास हम लोग हरिहर आश्रम पहुँच गए। जी जी। तो वहाँ पहुँच के तो देखा कि लोग वहाँ पर महाराज और देशानंद जी से मिलने के लिए क्या क्या लेके आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें। तो हम लोग भी लाइन में खड़े हो गए अनायास। जी जी। और अंदर चलते चलते देखा देखी, हमें कुछ मालूम नहीं, जी जी। देखा देखी वहाँ पहुँच गया और उन्होंने हमें, हम लोग उनसे मिलने के लिए रुक गए शायद। जी। रुक गए तो उन्होंने अनायास कह दिया कि अरे सावन का महीना है, परसों तुम हम लोग हमारे साथ
महाअभिषेक करोगे शिव का जी जी हमारे साथ, जी। तो तैयार होके आ जाना। और वो घटना इतनी अद्भुत थी, जी। तो मैं वहाँ से आई, बहुत ही अद्भुत, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता जो अद्भुत घटना थी। जैसे प्रकृति ही गा रही हो ईश्वर का गान, वो लोग वेद मंत्र उच्चार कर रहे थे। इतना अच्छा पूजा तो मैंने आजीवन कभी नहीं देखा, और उसमें हम सम्मिलित थे। जी। उसके बाद आए तो सर कहने लगे तुम लिख दो, जी। पूरी घटना को लिख दो। तो बस ऐसे ही लिखा, कई दिन गुजर गया, मैंने लिखा नहीं। एक दिन कहने लगे सर कि नहीं आज नहीं लिखोगे ना, आज ही लिखो, आज नहीं लिखोगे तो फिर नहीं लिखा जाएगा, तो हम लोग खाना बाहर ही खा लेंगे, तुम अभी लिखो। और मैंने उसको एक सांस में लिख दिया। बहुत सुंदर। और इतना सुंदर लिख पाए हैं, पता नहीं इनके पास क्यों होगा लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे तो मैं आपको दूंगी। हाँ, तो उसका टाइटल ही हमने दिया कि संत, क्या टाइटल दिया था, संत हृदय नवनीत समाना। तुलसीदास की चौपाई। हाँ, की चौपाई से ली थी। जी जी। हाँ, कि अनायास न जानते हैं न बुलाते हैं, और अनायास कहते हैं कल की पूजा के आप लोग नहा धो के तैयार होके आ जाना। बाद में फिर भी हम लोग गए तो उन्होंने पहचाना नहीं, लेकिन उस दिन ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर उनके मुख में थे। उन्होंने उनको प्रेरित किया। हाँ, कि प्रेरणा दूसरी होनी जो चाहिए। चौपाई है और प्रेरक रघुवंश मणि, हाँ, कि उन्होंने ही प्रेरणा दी, और उन्हीं की प्रेरणा से अनायास हम लोग कोई विचार नहीं, कोई ऐसा तो गए नहीं थे। हमने कहा चलो वहाँ पर जल डाल के आते हैं। बहुत भटकते रहते थे हम लोग, हाँ, बहुत भटकते रहते थे। हृदय वेदना हाँ। और हृदय पीड़ा जब अपने चरम पहुंच जाती है तो कहीं न कहीं ईश्वर उसे सुनता है। हाँ। और फिर उसे बहुत ज़्यादा भटके हैं, बहुत कहाँ जी, कहाँ नहीं, गंगा के किनारे और कहाँ नहीं, लेकिन भटकन कहीं शांत होती नहीं है। कल परसों मैं कुंभ में एक साधु कह रहे थे जी। कोई ऐसे ही ले रहा होगा, कह रहे थे मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। बहुत सुंदर। तो मुझे अच्छा लगा इनकी बात कि बाहर तो इतना भटकन के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, भीतर ही जाना पड़ता है। मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो ऐसे अभी ही हाँ, तो बिटिया मेडिकल में है, जी, दामाद भी मेडिकल में है, जी। तो जो आपके नवासे हैं उनके साथ खेलना हाँ, और ये एक तो ईश्वर परिवार की के अद्भुत साथ कृपा है कि अद्भुत बच्चे हमारे पास आए। कृपा रही, उसके साथ आज भी सर काम कर रहे हैं, आप उसमें सहयोग दे रही हैं। तो ये अनुभव आपको कैसा लगता है, जो भूतकाल में आपने पीड़ा झेली, उनके साथ आपका जो सुखद अनुभव है, उसे कैसे व्याख्यान्वित करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि सब बच्चे आ गए तो ईश्वर ही हमारे घर में आ गए हैं। हमारे अंदर आपके अंदर भी वही है, उनके अंदर भी वही है। बच्चे जब कहते हैं नानी ये बना दो, तो मैं सोचती हूँ कि सब ने कहा कि बना दो, मैं तुरंत उठ जाती हूँ। बहुत सुंदर। मैं तुरंत उठ जाती हूँ, मैं सोचती ही नहीं कि सेकंड थॉट आने ही नहीं देती। बच्चे ने कहा कि ये बना दो तो मैं तैयार रहती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, इसी भाव से बनाती हूँ। ये नहीं कि मैं काम के भाव से बनाती हूँ, काम कर रही हूँ। नहीं, वो आपका भाव प्रदर्शित हो रहा है। हाँ, तो बहुत तो बहुत बच्चे धन्यवाद। आए, ईश्वर की कृपा रही। और सबसे पहले तो हमारे दामाद जी का यहाँ हो गया, जी। इसलिए सभी बच्चे आ गए। नहीं, उनका नहीं होता, बिटिया का ही होता तो शायद नहीं आते। आप भी मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं? जी, जी जी। वहीं से फिर भी? मेरे फादर एजुकेशन अफसर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद आप सर के से मैंने- विवाह हुआ, विवाह के पश्चात आप लोग यहाँ पर आए, मेरा बीएससी में शादी हुई सर के साथ। तो फिर हरिद्वार में ही हरि निवास हो गया। हमें तो लगता है कि हर चीज ईश्वर की कृपा से आज के दिन क्या होगा वो उन पर ही निर्भर है। वो होता, कहते ना कि पुस्तक का पन्ना खुलता जाता है और किताब बनती जाती है। जिंदगी में भले ही कष्ट आए, दुख आए, परेशानी आई, उसके
अलावा भी बहुत कुछ मिला है। कोई कमी नहीं भगवान, मतलब भगवान ने इतना भरपूर दिया है हमें, किसी चीज की कमी हम नहीं। खुश हैं तो बहुत ही खुश हैं। हम जिसको जो चाहते हैं हम दे सकते हैं। बहुत सुंदर बात रही। हाँ। ये तो कबीर दास ने भी कहा है जी। कि साईं इतना दीजिए जामे, अब क्या चाहिए। सही बात। हम मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको ये दे दूं तो सेकंड थॉट नहीं आना है, वो दे दो। सही बात। और इसमें सर का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहता है जी। कि मैं थोड़ा आलस भी कर मेरा मन कर रहा है उसको ये दे दूं तो कहेंगे अभी तो ना, देर करना क्या है। बहुत सुंदर। और ये कलाकार में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, देने का खिलाने का खिलाने की प्रवृत्ति होती है। बहुत ज्यादा भाव है। ये भाव हमारे पापा में भी था। हमारे घर में कोई आया और बिना खाए नहीं गया। आपसे साक्षात करके तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बिना मेरा अर्धाग्नि से भर गया। कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। और संभवतः इतने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भी पूर्ण नहीं हुए तो सर कैसे पूर्ण हो जाते। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ही ऐसी व्यवस्था दी है जी। कि अकेले कोई तर नहीं सकता और ना अकेले कोई सफल हो सकता। एक और एक यहाँ दो नहीं होते नहीं, हैं, 11 एक और एक 11 ही है। 11 की उक्ति हम सागर तो की। चाहते हैं हमारा मन भगवान में लगता है, इनका भी मन भगवान में लगता है, इनका मन भगवान में तो मेरा भी भगवान में। आजकल मैं गीता पढ़ती हूँ नहीं अच्छा है, और सर को बहुत सुनाती हूँ जबरदस्ती। सर इन्होंने बहुत अपना कहते हैं, अभी खर्च सुनाओ। कर लिया है। बहुत सुंदर है। अभी सुना, आजकल मैं गीता में लगी हूँ। क्योंकि पत्नी का मूल कर्तव्य है, जब वो सप्तपदी पढ़ते हैं तो अंतिम यही है कि पति को मोक्ष और धर्म की तरफ अग्रसर करना। नहीं, वो पहले हमसे आगे हैं, हम ऐसा अपना नहीं है। शुरू से ही लेकिन हम लोग को पूजा करने में शुरू से मन लगता है, नहीं बहुत या सुंदर। आध्यात्मिक बातें करने शुरू से में ही, या शुरू से ही। प्रवचन सुनने में। अभी आजकल कुंभ हो रहा है तो टीवी में सिर्फ कुंभ ही देखती हूँ मैं। हम लोग कोई सीरियल वगैरह ये सब कुछ नहीं देखते हैं। बहुत मगर आप या तो मतलब न्यूज़ ही सोच ही नहीं सकते। हाँ, कि हम लोग कुछ अलग देखते हैं किसी चीज में। नहीं यही है। तो पहले ही हमने अब कहा आजकल मैं गीता कि पढ़ती हूँ, दो तो शरीर इतना पढ़ती और एक हूँ। आत्मा हो गए और इतना यही शायद पढ़ती हूँ, मुक्ति का मार्ग सर है। को जब भी कहूंगी कि सुनिए, हाँ सुनाओ। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमृतांश वाणी ग्रुप में। लगभग सभी प्रश्न सर ने आपसे कर लिए हैं। जो मैं जानना चाहता था वो भी उसी के अंदर आ गया है, पर फिर भी मैं जैसे अब स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरा भी जैसे पढ़ाई विज्ञान से हुई है और आपका भी विज्ञान का क्षेत्र रहा है, तो विज्ञान से कला की ओर आना और पूरा ही क्षेत्र चेंज हो जाना, तो उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? मैंने तो दोनों के साथ बड़ा ही सामंजस्य बना रखा है। अभी भी मैं क्लास 12th को फिजिक्स पढ़ाती हूँ। अच्छा। हाँ, और साथ में कला भी देखती हूँ। हमें लगता है कि भाव पक्ष और प्रयोग पक्ष, जी जी। जो चीज़ आँखों से दिखाई देता है वो तो विज्ञान है, और जो आँखों से परे है वो कला है। यानी तो जिसको कला से विज्ञान की ओर जो लोग आ जाते हैं वो अंदर की ओर ज़्यादा देखते हैं, भाव को ज़्यादा देखते हैं, है ना। जी। जैसे आपने विज्ञान से कला की ओर की यात्रा की है तो हमें लगता है कि आपका भाव पक्ष ज़्यादा मजबूत है, आप भावनात्मक दृष्टिकोण से ज़्यादा मजबूत है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें बिल्कुल ही बराबर चली हैं। मैं आज भी फिजिक्स उतने ही दिल से पढ़ाती हूँ जितने दिल से पहले पढ़ाती थी। यानी जैसे कला में हम संतुलन की बात करते हैं कि संतुलन प्रमुख होना चाहिए, तो आपके जीवन में आपने कला और विज्ञान दोनों को ही संतुलित कर दिया। जी, वास्तव में कला और विज्ञान दोनों ही मैं दोनों पर बराबर प्रयास देती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती मैं एक पेंटिंग बना नहीं सकती, लेकिन पेंटिंग में कमी क्या है मेरे को तुरंत दिखाई देगा। जैसे एक टीचर किसी चीज़ का हाथ कहाँ जाएगा जहाँ गलती है। तो ये कहना गलत नहीं है कि विज्ञान प्रयोगात्मक है और जो कला है वो उसकी अनुभूति है। अनुभूति है, कला वास्तव में अनुभूति है। अनुभूति को हम जब रंगों के माध्यम से कैनवास पर डाल देते हैं तो अनुभूति दिखाई देने लगती है, यानी वो विज्ञान बन जाता है। जब पेंटिंग तैयार हुआ तो विज्ञान बन गया। अब बनाने के पहले वो कला है। जी। तब देखते हैं लोग, अरे इसमें तो एक आदमी है, दो आदमी है, अरे पेड़ पौधे हैं, तो फिर वो दिखाई देने लगता है। दिखाई देने वाली चीज़ विज्ञान है
और भावना कला। यानी कला और विज्ञान दोनों एक ही पथ के रही हैं। बिल्कुल एक ही पत्ता है, दोनों के कोई पक्ष अलग नहीं किया जा सकता। कला भी विज्ञान है। कला के बारे में जब हम विशेष जान लेते हैं तो विज्ञान कहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम ज़्यादा जान लेते हैं तो कला के अंदर चले जाइए तो विज्ञान है, और विज्ञान के अंदर चले जाइए तो कला है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहाँ से कला शुरू होती है, और कभी कहते हैं जहाँ से कला शुरू हुई वहीं से विज्ञान शुरू हुआ। कहते हैं ना, ये आदिम मानव ने चारकोल से, पेंसिल से, पत्थर से चित्र बनाना शुरू किए, है ना। तो आदिम मानव की उत्पत्ति, आदिम मानव जंगलों से समाज में कैसे रहने आया? कला के माध्यम से आ गया। हम देख रहे हैं कि वो कला था, कभी कला है कभी विज्ञान है। इसलिए दोनों में बहुत ही अन्योन्याश्रित संबंध है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। इन्हें एक लाइन नहीं खींच सकते कि कला है और एक विज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे प्रितांश वार्ड ग्रुप में आप और सर के साक्षात्कार से जो भी हमें आज सीखने के लिए मिला और जो भी आने वाले जनरेशन के लिए हमें प्रेरणा मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार मैम। आज सर के बारे में, क्योंकि आप उनकी पुत्री रही हैं या हैं, तो इनके कलात्मक जो जीवन रहा उसके बारे में अपनी कुछ अनुभूतियों को बताएं। मैं तो जब से बचपन से ही पापा को हमेशा पेंटिंग करते देखा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सुबह से लेकर रात तक वही कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जब तक पेंटिंग का कंसेप्चुलाइजेशन, मतलब स्टार्टिंग तो कंसेप्चुलाइजेशन से होती थी, पहले उसी में लगे रहते थे। मम्मी भी साइंस की होके मम्मी भी उसी में, और हम लोग भी थे, मेरा छोटा भाई भी था। हम सब मिलके कई बार वो कलर्स बिखेर के उस पे पेपर से लेके उसमें ढूंढते थे कि क्या बनेगा क्या बनेगा। मतलब बहुत तरीक़ों से उन्होंने बनाने की कोशिश करी, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन। फिर जाके उनका एक आर्ट फॉर्म निकला जो कि सबसे डिफरेंट है। उनकी पेंटिंग आप देखो किसी से भी सिमिलर नहीं रहेंगी। तो वो चीज़ होते हुए मैंने देखी है। मतलब शुरू में एक तरीके का करते थे, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव उसी फॉर्म में अपनी सारी पेंटिंग्स को उसी तरीके में ला के बनाना। मतलब जो आपने सोचा उसको ड्रॉ किया, फिर उसको जो पेंट कर रहे हैं तो उसी फॉर्म में हमें करना है कि वो एक हमारी आइडेंटिटी उसमें नज़र आए। तो ये चीज़ मैंने होते हुए देखी है। जो नॉर्मली लोग कॉपी करते हैं वैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपली जैसे ये पहाड़ पे ही बनाया है सपोजिटली दिस पेंटिंग, है ना। तो इसमें भी जो कलर मिक्सिंग और कलर कॉम्बिनेशन वॉटेवर जो ऑयल पेंटिंग है वो आप देखोगे इस तरीके का पेंट वर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जैसा कि सर का कला सबसे में ज़्यादा देखते तो भी कि विशिष्ट शैली है। हाँ, हार्ड वर्किंग लोग कोई बहुत ऐसी होते घटना हैं। याद आती है कि बचपन से लेकर आज तक जो आपकी स्मृति में आज तक बनी हुई है? किस टाइप की? कुछ भी, जैसे सर मैडम कोई आर्ट फॉर्म कर रहे हैं और आपका उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रहा या कुछ भी ऐसी घटना घटी हो? मेरा कंट्रीब्यूशन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मतलब चॉइस होती है। तो मेरे को एक पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो एक द स्क्रीम करके जो फेस था, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट थी, जो हमेशा से देखी मुझे काफ़ी। उसकी क्या स्टोरी रही है? वो तो उन्होंने ऐसे ही, मतलब जो एक टेंशन और ये सब होता है, लड़ाई झगड़े, मतलब माइंड में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, जो हम परेशान होते हैं, तो एक वैसा ही फेस था उसके अंदर, ब्रेन का उसका में क्या चल रहा है उस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन से। और मतलब जो फेस पूरे पेंटिंग में फेस और रेड कलर था, और बाकी इंटरनल था, एक्सटर्नल कोई एक्सप्रेशन आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ वो कलर्स से ही जो उन्होंने वो दिखाए थे, जो भी आप कह लो वाइब्रेशंस में पीक्स एंड लोज होते हैं, वो सारा कुछ था। तो वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स, मतलब वो मुझे बहुत लगता था कि मतलब ये काफ़ी रियल है। बहुत सुंदर। आप सर के दामाद, आपकी क्या अनुभूति रही है? क्योंकि आप दोनों मेडिकल से रहे। हाँ, मतलब ना हमारा फील्ड बिल्कुल अलग है। और मैम भी साइंस से रही। अब 3 पर्सन साइंस से रहे और एक जो व्यक्तित्व है वो कला से है। वो सब पे भारी है। पापा का मतलब प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही बहुत ही इंस्पायरिंग है। प्रोफेशनली हम लोग डॉक्टर हैं, साइंस के फील्ड से हैं, तो हम लोग बहुत ही लॉजिकल पर्सन हैं।
तो एक जो क्रिएटिव काम करना होता है, जैसे कभी कुछ हम सोचते हैं कि कुछ हमें जब जैसे बच्चों का काम हुआ है, कुछ भी क्रिएटिव करना हो तो हमें तो पहले कुछ समझ नहीं आता है। अगर समझ में भी आता तो जो हमारे दिमाग में रहता है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ और ही बन जाता है। तो ऐसा बहुत ही मैं अमेज्ड हो जाता हूँ कि पापा मतलब कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, फिर उनको जब अपने मॉडर्न पेंटिंग उतारते हैं तो काफ़ी अलग सा लगता है और काफ़ी अमेज करता है। मैंने पापा को ऐसे पेंटिंग करते तो नहीं देखा है, लेकिन अब जैसे बाकी के जो काम करते हैं, जैसे अभी आर्ट्स की बुक लिख रहे हैं पापा जो छपती है उनकी, तो जब वो काम करना होता है तो कैसे वो मेटिकुलसली प्लान करते हैं उसको, और जब काम स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तो सारा वो डूबे रहते हैं उसी में। तो मैं वही सोचता हूँ कि जब ऐसे पेंटिंग करते होंगे पापा तो ऐसे ही करते होंगे, लेकिन पेंटिंग का जब उनके दिमाग में ख्याल आता तो स्टार्ट करते होंगे, तो जब तक वो ख़त्म नहीं करते होंगे तब तक उसी में डूबे रहते होंगे। तो कहीं ना कहीं सर के व्यक्तित्व का और उनकी कार्यशैली का आपकी कार्यशैली पर कोई प्रभाव आया सकारात्मक, या कहीं से कोई भी पक्ष आपको प्रभावित किया हो, या कोई घटना आपको प्रभावित किया हो? पर्सनालिटी अब यंग एज में थे हम लोग तो बहुत गुस्सा आता था, एग्रेसिवनेस रहता था। और पापा इतने काम हैं, कैसे कई सारी जो गलत चीज़ें होती उनको पापा आपकी नेगलेक्ट कर देते, नहीं ध्यान मत दो, इसको छोड़ो, ये सब धीरे धीरे सब टाइम के साथ सेटल हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं मुझे लगता है पापा की तरफ मैं देखता हूँ और अपने आप में डेवलप करने की कोशिश करता हूँ कि जो आम जिंदगी में हमें दिन भर में जो गलत चीज़ें हो रही हैं, जिस पे हमको बहुत गुस्सा आता है, जिससे हम रिएक्ट करते हैं, उसको रिएक्ट ना करके थोड़ा देर टाल दिया जाए तो धीरे धीरे वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो ये बहुत ही और विज्ञान के प्रयोगात्मक पक्ष के साथ कलात्मक पक्ष का संयोजन सुखद अनुभव रहा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। बेटा, आपका नानू के प्रति क्या दृष्टिकोण है? आ जाओ इधर आ जाओ। नानू की पेंटिंग अच्छी लगती है? हाँ, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं मैंने बनाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जो वो टंगी रहती है वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। टंगी रहती है? तो नानू से कभी बोला नहीं कि नानू बनाओ, मैं देखूंगी? मैंने बोला तो है, नानू ने मैंने बोली दे कभी दिया? कभार सोचा भी है, लेकिन फिर किसी वजह से नहीं बना पाते। अभी तो बनाया था सीताजी वाला। कौन सी वाली? जो लखनऊ में। अच्छा हाँ, वो उन्होंने बनाई थी, मैंने उन्हें बनाते हुए देखा था। अभी तक हम नानू के साथ रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो कोई ऐसी मेमोरी है जो नानू के साथ बड़ी मेमोरेबल रही हो? ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। कोई एक बताओ। तो जो अभी एक जो राम मंदिर वाला कोई फंक्शन टाइप्स हुआ था लखनऊ में, वहाँ पे जब नानू ने पेंटिंग बनाई थी, या फिर उसका जो एग्जीबिशन हुआ था लखनऊ में, वो वहाँ पे उनकी पेंटिंग सबसे अलग दिखी मुझे, जो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो अच्छा था कि हाँ। नानू को अवार्ड मिल रहा है, हाँ नानू की पेंटिंग सबसे अलग मिल रही है। हाँ मेरे नानू की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, हाँ ऐसा क्योंकि प्राउड फील हो रहा होगा। हाँ। दैट्स गुड। Tinta, tinta,